बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स फोर्थ एडिशन का चैप्टर नंबर 7। ये डेविड जे ग्रिफ्थ की किताब है और हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो चैप्टर नंबर 7 है, पेज 299 पर है। सही। अच्छा, इस चैप्टर का जो सबसे पहले टॉपिक है वो है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ पे हम बात करेंगे कि ओहम्स लॉ क्या है। सही। तो ओहम्स लॉ, सबसे पहले ओहम्स लॉ तो हम पढ़ चुके हैं आगे क्लासेस में। इसका जो मोस्ट फेमिलियर स्टेटमेंट है, या मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, या हम कह सकते हैं कि मोस्ट फेमिलियर जो स्टेटमेंट है, या मोस्ट फेमिलियर जो फॉर्म है ओहम्स लॉ का, वो क्या है। अगर हम स्टेटमेंट की बात करेंगे तो वो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये ओहम लॉ यही कहती है कि हमारे पास जो करंट है वो द करंट इन अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सही। जो करंट है कंडक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल डिफरेंस के। जो करंट है कंडक्टर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल डिफरेंस के, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि इफ़ ऑल द फिजिकल स्टेट्स आर रिमेन सेम। सही। तब जो करंट है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल डिफरेंस की। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे यहाँ से तो क्या होगा? V इज इक्वल टू R और I हो जाएगा। सही। और इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू I R। अच्छा, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, जो मोस्ट फेमिलियर फॉर्म है मैथमेटिकल ओहम लॉ का, वो V इज इक्वल टू I R का ही फॉर्म है। सही। लेकिन जो ग्रिफिथ की जो किताब है, ये फोर्थ एडिशन, इसमें से जो ओहम लॉ को डिस्कस किया गया है तो वो इसके माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को ही डिस्कस किया गया है। सही। तो हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म का नाम जो है ये ग्रिफिथ किताब में नहीं दिया गया है इस लॉ के इस फॉर्म को, बल्कि ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जो मैं कह रहा हूँ तो ये HRK जो किताब है उसमें इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहा गया है। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ जो है, ओहम्स लॉ वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ वो हमारे पास है J इज इक्वल टू ये कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कंडक्टिविटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बराबर होगा करंट डेंसिटी के। तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, और जो ग्रिफिथ की किताब है उसने इस माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को ही डिस्कस किया है और इसको एक्सप्लेन किया है। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये करंट डेंसिटी क्या होती है। तो करंट डेंसिटी भी जो पहले चैप्टर्स है ये ग्रिफिथ की, वहाँ पर डिस्कस हुई है कि करंट डेंसिटी क्या है। करंट डेंसिटी जो बेसिकली है हमारे पास वो, चलो हम थोड़ा सा हेडिंग डाल लेते हैं करंट डेंसिटी की, ताकि हमें काम में थोड़ा सा पोर्शन अलग अलग नज़र आए। सही। तो करंट डेंसिटी जो है वो हमारे पास है करंट पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो। सही। अगर करंट जो हमारे पास एरिया, अगर एरिया हो परपेंडिकुलर हो किसके? करंट के फ्लो को, एरिया परपेंडिकुलर हो तो उस जितना अमाउंट ऑफ करंट उस एरिया से परपेंडिकुलर एरिया से गुजरेगा उसको हम करंट डेंसिटी कह सकते हैं। या सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी हमारे पास बराबर होता है करंट पर यूनिट एरिया की, लेकिन ये एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए। सही। तो ये करंट डेंसिटी हुई। अब इस माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम लॉ पे थोड़ा सा बात करेंगे। सही। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम लॉ पे बात करने से पहले देखो, बहुत सारे मटेरियल में क्या, जब हमने बहुत सारे मटेरियल को देखा तो हमें क्या पता चला? बहुत सारे मटेरियल में इन मैनी मटीरियल बहुत सारे मटेरियल में जो करंट डेंसिटी है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ के। सही। ये ग्रिफिथ के मुताबिक ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, ये एफ क्या है? एफ हमारे पास है चार्ज पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। एफ क्या चीज़ है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। सही। तो करंट डेंसिटी जो है वो बराबर हो जाएगी हमारे पास, जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना होगा, तो वो
कंडक्टिविटी होगी, सही, और ये एफ हो जाएगा। अच्छा, ये जो इक्वेशन वन का नाम हम इसको देंगे, ये जो इक्वेशन वन है, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि इक्वेशन वन बेसिकली कहती क्या है। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन वन में देखेंगे तो ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास है कंडक्टिविटी, इज़ कंडक्टिविटी। अच्छा, हम यहाँ पर यूँ लिख सकते हैं कि वेयर इज़ अ कंडक्टिविटी, सही, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी है। अच्छा, ये सिंबल जो है हम यहाँ पर कंडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए भी यही सेम सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जिसको मेरे ख्याल से सिग्मा कहा जाता है, सही। ठीक है, तो इसको हम दोनों के लिए इस्तेमाल, यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो ये है इसको कंडक्टिविटी, ये कंडक्टिविटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये कंडक्टिविटी है और इसको हमने किसकी जगह लगाया है, एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने इसको लगाया। तो ये कौन सा कांस्टेंट होगा, ये इस कंडक्टिविटी, और ये हमारे पास इज़ एन एम्पेरिकल कांस्टेंट है, एम्पेरिकल कांस्टेंट है। ठीक है, एम्पेरिकल कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये वेरी करता है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, सही। इट वेरी फ्रॉम वन मीडियम। अच्छा, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे वेरी करता है, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इसीलिए इसको एम्पेरिकल कांस्टेंट कहा जाता है। एम्पेरिकल कांस्टेंट जो भी हमारे पास होते हैं वो डिपेंड करते हैं मटेरियल पे और वेरी करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो कंडक्टिविटी है वो हम पढ़ चुके हैं कि कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है, ये रिसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी के, ठीक है। एक ये बात भी हम पढ़ चुके हैं कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमारे पास कंडक्टिविटी के रिसिप्रोकल होती है। इसके अलावा परफेक्ट कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी क्या होगी, जाहिर सी बात है इनफाइनाइट होगी। परफेक्ट कंडक्टर के लिए, परफेक्ट कंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए कंडक्टिविटी बराबर होगी हमारे पास, ये इनफाइनाइट होगी, सॉरी, ये इन्फिनिटी होगी, सही। इसी तरह परफेक्ट इंसुलेटर के लिए जो परफेक्ट इंसुलेटर होगा, इसके लिए कंडक्टिविटी जाहिर सी बात है ज़ीरो के बराबर होगी, ठीक है। ये तो रही इस कंडक्टिविटी की जो ये टर्म कंडक्टिविटी है इक्वेशन वन में, सही। अब बात करेंगे हम ये दूसरा जो टर्म है इक्वेशन वन में एफ़ के, ये एफ़ क्या चीज़ है, सही। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एफ़ जो है ये हमारे पास है, एफ़ जो है एफ़ इज़ अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, अच्छा, ये एफ हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज है। और हमने देखा है कि बहुत सारे मटेरियल में जो ये करंट डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस फोर्स पर यूनिट चार्ज के। अच्छा, ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा, तो ये फोर्स केमिकल फोर्स भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, सही। और इसके अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। अगर हम बैटरी के अंदर की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा कौन सा फोर्स होगा, ये केमिकल फोर्स होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर बात करेंगे तो ये वहाँ पर भी केमिकल फोर्स होगा। लेकिन अगर हम किसी कंडक्टर के अंदर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, सही। तो हम बात कर सकते हैं कि इन कंडक्टर अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे तो एफ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। अच्छा, ये फोर्स जो होगा ये हमारे पास होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, सही। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है। इस फोर्स को लॉरेंट्ज फोर्स भी कहा जाता है। अब अगर हमें चाहिए फोर्स पर यूनिट चार्ज तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, ई प्लस वी क्रॉस बी,
सही, इसको हम इक्वेशन बी का नाम दे देते हैं। सही, इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में एफ की जगह, यहाँ पर चूंकि हमारे पास फोर्स क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो जो इक्वेशन 1 है वो बिकम जे, ये कंडक्टिविटी, और इसकी जगह ई प्लस वी क्रॉस पी। सही, अब यहाँ पर दो कंडीशन है। एक कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी, इफ़ वेलोसिटी ऑफ चार्जेस, या चार्ज हम कह सकते हैं, चार्ज इज़ सफिशेंटली स्मॉल, अगर हमारे पास ये सफिशेंटली स्मॉल होगा तब इस सेकेंड टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सही, देन वी कैन नेग्लेक्ट सेकेंड टर्म, इस सेकेंड टर्म को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। एक तो ये कंडीशन होगा, दूसरा हम इसको कुछ इस तरीके से भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास v क्रॉस b ये बराबर होता है v b मैग्नीट्यूड और साइन थीटा के, ठीक है। अगर हमारे पास थीटा बराबर होगा सिपर के, मतलब ये है कि ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तब भी जो ये सेकंड टर्म है v क्रॉस b, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सही, तो जब इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो रिजल्ट बचेगा वो ये बचेगा कि जे इज इक्वल टू साई, और वो कंडक्टिविटी, और ये ई बचेगा। सही, और इसी को कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ हमला। सही, अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से प्रूव करना चाहें तो वो रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट है, उसको इस्तेमाल करते हुए हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सही, किस तरह से प्रूव करते हैं, चले आइए वो भी देख लेते हैं। देखो, रेजिस्टिविटी हमारे पास बराबर होती है किसके, आर ए डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एल। सही, सही है, एल हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि v इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है। अगर इसे हम r निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा v डिवाइडेड बाय आई के। इसी r को अगर हम पुट कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा रेजिस्टिविटी बराबर हो जाएगा v डिवाइडेड बाय आई। सही, और ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय l। इसको हम तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि v, सही, v डिवाइडेड बाय आई डिवाइडेड बाय a, और इसके साथ l, इस a को, एरिया को हम नीचे ला सकते हैं। सही, इसके अलावा ये हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के, करंट डेंसिटी के, करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी आ जाएगा, ये करंट डेंसिटी, और ये हुआ एल। सही, इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास वी है वो बराबर होता है ई एल के, ठीक है, ई एल के बराबर होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह ई एल को पुट कर देंगे। तो जब पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये रो बराबर हो जाएगा, सही, वी नहीं, वी की जगह हम ई एल को पुट कर देंगे, सॉरी, ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा जे, और नीचे एल, लेंथ के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल बचेगा वो रो होगा, और वो बराबर होगा ई डिवाइडेड बाय जे के। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। सही, अब हमें पता है कि रेजिस्टिविटी हमारे पास बराबर होती है 1 और कंडक्टिविटी के। सही, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टिविटी किसके बराबर होती है, 1 और कंडक्टिविटी के बराबर होती है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बनेगा। सही, जब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा 1 और रो इज इक्वल टू, जब हम कंपेयर करेंगे, सही, कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, ये बराबर हो जाएगा ई डिवाइडेड बाय जे, और यहाँ से हम ये जे को, इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो ये कुछ यू बनेगा, और इसी को कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ हमला। सही, अच्छा, अगर इस इक्वेशंस पे आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि ई इनसाइड अ कंडक्टर हमारे पास ज़ीरो होता है, क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हम अगर केस 1 बनाए तो केस 1 ये होगा कि यहाँ पर एस
E इज इक्वल टू 0 इनसाइड अ कंडक्टर। कंडक्टर ये हम पढ़ चुके हैं कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा तो चार्ज डेंसिटी भी ज़ीरो के बराबर होगी। सही, चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होगी, ज़ीरो के बराबर होगी। अच्छा, ये लेकिन ये तब होगा जब हमारे पास, फिर तो ये इक्वेशन क्या हुआ, फेल हुआ। लेकिन ये तब होगा जब हमारे पास चार्ज क्या हो, स्टेशनरी चार्ज हो, तब ये इक्वेशन अप्लाई होगा। न हम लिख सकते हैं कि दिस इज़ ओनली पॉसिबल दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन चार्ज इज स्टेशनरी। ठीक है, तो ये एक हुआ। इसके अलावा हमें पता है कि परफेक्ट कंडक्टर के लिए, जो परफेक्ट कंडक्टर है उसके लिए जो वो कंडक्टिविटी होती है वो इन्फिनिटी होती है। तो अगर हम इस इक्वेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो कुछ यूँ बनेगा। अब परफेक्ट, अच्छा ये केस टू हम इसको कह सकते हैं। सही, तो फॉर परफेक्ट कंडक्टर, ये परफेक्ट कंडक्टर के लिए हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट कंडक्टर के लिए ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ये इज़ इक्वल टू इन्फाइनिटी हो जाएगा। सही, तो हम अगर इसमें ये पुट कर देंगे तो ये जे इज़ इक्वल टू इन्फाइनिटी और ये ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। सही, तो हमारे पास कुछ कंडक्टर जो कंडक्टर है वो इतने गुड कंडक्टर होते हैं कि वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेजिबल कर सकते हैं। यही वजह है कि हमारे पास कंडक्टर के दोनों एंड्स, अगर वो बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं हो तो दोनों एंड्स को हम इक्वल पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। सही, तो ये था ओहम्स लॉ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा।